हाँ, तो आज हमें रिफ्रैक्शन के कुछ केसेस डिस्कस करने थे। तो मेनली जो है 2 केसेस होते हैं और 2 केसेस में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तो उन्हें तो हम डिस्कस करेंगे ही। पहले तो हम फर्स्ट केस अपना देखते हैं। तो फर्स्ट केस जो है वो है हमारा व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। डेंसर से जब रेयरर मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करती है तब क्या केस होता है। तो देखो, ये कोई इंटरफेरेंस है, 2 मीडियम्स के बीच में इंटरफेरेंस है। इस तरफ है कोई, क्या बोला, डेंसर टू रेयरर, तो इस तरफ है कोई डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से आप क्या मतलब निकाल सकते हो कि इसका जो एन है वो ग्रेटर है, एन डी बोल दो। और इस तरफ है कोई रेयरर मीडियम, इसका एन आर बोल दो। तो जो एन डी है, ये एन डी इज़ ग्रेटर देन एन आर, इसलिए ये क्या है, ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। तो जब इस मीडियम से कोई लाइट रे इस मीडियम में जाएगी तब क्या होगा। तो देखो, इसमें क्या होता है, समझो ऐसे करके कोई लाइट रे आई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो ऐसे करके एक लाइट रे आई, यहाँ नॉर्मल होगा, है ना, ऐसे नॉर्मल होगा, ये जो एंगल बनाएगी ये आई होगा। तो इसमें क्या होता है, लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर चली जाती है। नॉर्मल से दूर मतलब द लाइट रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे टकराएगी और ऐसे चली जाएगी। मतलब जाती तो ऐसे सीधा जाती, पर क्या किया उसने, वो नॉर्मल से, नॉर्मल ये है, नॉर्मल के तरफ थी बेंडेड, और वो क्या हो गई, नॉर्मल से दूर ऐसे करके बेंड हो गई। तो इसे हम कहते हैं when a light ray travels from a denser to rarer medium, then it moves away from the normal, that is refracted ray moves away from the normal। तो ये एंगल क्या हो जाता है हमारा नॉर्मल, और जो इसके बीच में एंगल होता है वो होता है हमारा आर। क्या देखा इस केस में, जब लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। पहले तो रे ऐसे आ रही थी, उसे जाना चाहिए था ऐसे नॉर्मल के, मतलब नॉर्मल के पास थी थोड़ी सी, लेकिन जब वो रेयर मीडियम में गई तो रिफ्रैक्ट होके वो जो है नॉर्मल से दूर चली गई। और ये जितना दूर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन। डेविएशन हमने रिफ्लेक्शन में भी डिस्कस किया था। डेविएशन क्या होता है कि लाइट रे अपने इनिशियल जो उसका पाथ होता है उससे कितनी बेंड हो गई। तो कितनी बेंड हुई, डेल, इसे हम डेल कहते हैं, ये डेल होता है, पता है ये सब ऑलरेडी आपको। डेल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वाले केस में ये जो हमारा डेविएशन है ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल आई है तो ये यहाँ से जो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो ये एंगल भी आई होगा। वर्टिकल एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए ना, ये एंगल हमारा आई होगा, ये वाला जो है इतना, बस यहाँ तक। तो ये एंगल आई होगा, ये पूरा एंगल कितना है, आर। तो हमारा ये जो एंगल है ये डेल इतना, ये कितना होगा, आर माइनस आई, आर माइनस आई। तो ये होगा हमारा डेविएशन, तो आर माइनस आई। तो यहाँ पे ये भी हमने देख लिया कि डेविएशन यहाँ पे कैसे होगा। तो ये केस हमने डिस्कस कर लिया। और एक चीज़ आप खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि जितना ये बढ़ता रहेगा, ये जो है हमारा इंसिडेंट एंगल बढ़ता रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल भी जो है इतना ही बढ़ता रहेगा। एक और चीज़ आप कह सकते हो कि इस केस में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल छोटा होता है और रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बड़ा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस is smaller than angle of refraction in this case when light ray travels from denser to rarer medium। तो तब क्या होता है, when a light ray travels from a denser to rarer medium then it bends away from the normal। तो इसका ही contrary केस क्या है, जब rarer से denser जाए, rarer to denser, रेयरर से डेंसर जाए तो इसका ही बिल्कुल कॉन्ट्ररी होगा। क्या होगा, देखो ये इंटरफेस है, ये डेंसर है, सेम है पूरा। मैं जल्दी जल्दी ये केस डिस्कस कर ले रहा हूँ, आप भी समझ ही गए रहेंगे। तो ये डेंसर है, ये रेयरर है। इस बार क्या हो रहा है, रेयरर से डेंसर जा रही है। तो ऐसे करके मान लो कोई रे आई, ऐसे करके आई, नॉर्मल कहाँ हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये एंगल क्या हो जाएगा, आई। तो ये कैसे जाती, सीधा सीधा ऐसे ऐसे जाती, ऐसे जाती। तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी थोड़ी सी,
नॉर्मल के पास आ जाएगी। ओरिजिनली तो इसे ऐसे जाना था अगर उसके बीच में ये इंटरफेरेंस नहीं आता, कोई हैंड रेस नहीं आता, तो ये जो बाउंड्री है ये एक तरीके का हैंड रेस ही है ना, क्योंकि मीडियम यहाँ से चेंज हो जा रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए ऐसा केस हो रहा है। तो रेयरर टू डेंसर जब जाती है, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस केस में क्या होता है, ये आर होगा ना, ये जो एंगल होगा ये आर होगा। आप समझ ही पा रहे होंगे ये एंगल आर होगा। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा अलग सा बन गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो आर होगा। और ये अगर आई है तो ये भी पूरा कितना होगा, आई होगा, वर्टिकली अपोजिट, तो ये पूरा आई होगा। तो इस केस में डेविएशन कितना है, ये रे ऐसे जाती, ये मुड़ गई इस तरफ मुड़ गई, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, पूरा एंगल कितना है आई, उसमें से आर हटा दो, ये पूरा कितना है आई है, उसमें से आर हटा दो, तो बचा क्या, ये बचा ना, तो यही तो हमारा डेविएशन है। तो डेविएशन क्या हो जाएगा हमारा, आई माइनस आर इन केस व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो ये हो गया। तो होप करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशंस ऑफ रिफ्रैक्शन हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और फिर एक और इसमें स्पेशल केस होता है जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो। तो नॉर्मली जब इंसिडेंट होती है तो कोई ऐसा नहीं है कि रेयरर और डेंसर में कुछ फ़र्क होगा, वो रेयरर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयरर जाए, अगर वो नॉर्मल के ऊपर, नॉर्मल के अलॉन्ग अगर आ रही है तो वो नॉर्मल से ही पास हो जाएगी। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये समझो कोई इन्फरेंस है, तो यहाँ से ऐसे करके आ ही रहे, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल भी इसके ही तरफ होगा। ये 90 डिग्री बना रही है ना, बाउंड्री के साथ ये क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, तो यही तो हमारा नॉर्मल होगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन अगर हम बनाएं तो वो ऐसी ही होगी ना, ऐसे होगा। तो उसके तरफ आ रही है, तो इसमें कोई बेंडिंग ही नहीं आएगी। ये अगर आप चाहो तो हमारे स्नेल्स लॉ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम जानते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 1 यानी N2 बाई N1 है ना, यही होता है ना। तो साइन आई क्या है यहाँ पे, साइन आई देखो, साइन आई यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है रिफ्रैक्टेड रे, 0 डिग्री बना रहा है। नॉर्मल हमारा ऐसे है और वो एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, क्योंकि उसके अलॉन्ग ही जा रहा है, उसके बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, उसके एंटी पैरेलल भी नहीं है। एंटी पैरेलल होता तो क्या 180 डिग्री बनाता, बट उसके पैरेलल जा रहा है, मतलब उसके साथ ही जा रहा है सीधे सीधे ऐसे करके। तो यहाँ पे आप इससे क्या और लिख सकते हो, स्नेल्स लॉ का दूसरा फॉर्म होता है N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। तो यहाँ पे आप N1 हमें पता नहीं है, बट साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। तो N1 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री इज़ 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ये पूरा टर्म। तो N2 साइन आर क्या आ जाएगा, 0। सो साइन आर comes out to be 0 by N2. So this implies that R is equal to 0 डिग्री, R is equal to 0 डिग्री। तो इतना हमारा रिजल्ट आ चुका था। तो यहाँ पे भी अगर आप डेविएशन देखो तो डेविएशन इन दोनों केस में क्या आया था, देखो ये वाले केस में R माइनस आई आया था, क्योंकि ये पूरा एंगल जो था ये R था और ये छोटा एंगल I था, और डेविएट कितनी हुई रे, ऐसे करके जाती, बट वो क्या हो गई, इतनी मुड़ गई अपने पाथ से, ऐसे करके मुड़ गई। तो ये पूरा एंगल जो था, ये पूरा एंगल हमारा आर था और ये कितना था, आई था। तो अगर आर माइनस आई हम करें तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा इतना सा एंगल। तो इसलिए इस केस में तो डेविएशन आर माइनस आई था और इस केस में आई माइनस आर था, उसी लॉजिक से थोड़ा अलग है। यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे करके रे हमने भेजी थी, इस वाले केस में ऊपर से गई थी, ऐसे जा रही थी। इसमें क्या आ रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, इसमें अपवर्ड में। तो इसने इधर हिट किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, इसके साथ ये आई एंगल बना रहा था। और
डेंसर टू रेयरर रेयरर टू डेंसर जा रहा था, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल वो चला गया, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया, तो उसमें आर छोटा बना, और ये जो पूरा एंगल था ये ऐसे जाता, तो ये पूरा एंगल आई होता, तो डेविएट कितनी हो गई रे, इतनी डेविएट हो गई, ये इसका डेविएशन हो गया, तो ये डेविएशन कितना हो गया, पूरा ये एंगल जितना है आई माइनस ये छोटा सा जो एंगल है यहाँ पे ये आर, तो हमारे पास बचेगा क्या, वो सब्ट्रैक्ट करके ये डेल बचेगा। तो ये होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम थोड़ा ये था, उससे ये मत समझना कि ये डेल बड़ा एंगल है, ये आप इधर भी लोगे तो एंगल सेम ही होगा। तो ठीक है, उसके बाद हमने ये r इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ से निकाला था। कैसे, क्योंकि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ये एक और फॉर्म होता है स्नेल्स लॉ का, और ये याद रखना ज़्यादा बढ़िया होता है, तो यही याद रखना आप, sin i बाई sin r इज इक्वल टू n21, इससे बढ़िया n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ये बढ़िया याद रखना होता है। तो यहाँ पे हमें पता था कि साइन आई क्या है, आई हमारा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, 0, तो n1 इंटू 0 क्या होगा, पूरा टर्म ही वो 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये भी पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो n2 को नीचे भेजा तो 0/n2 आ गया, जो कि भी 0 होगा, तो साइन r इज इक्वल टू 0, और साइन r 0 कब होता है, ये आप मान लो थीटा है, तो साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, तो वैसे ही यहाँ पे r की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। मैंने ये वापस चीज़ें समराइज़ कर दी, तो होप करता है इतने तक सब समझ में आ रहा था आपको, मैंने जो भी बताया था। तो यहाँ पे अगर आप डेविएशन देखो तो रे ऐसे आ रही थी, ऐसे ही चली गई, तो कोई डेविएशन उसमें हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे डेविएशन जो है हमारा 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि रे जहाँ से आ रही थी वहीं नहीं गई, जिस लाइन में आ रही थी उसी लाइन में जाती चली गई। यहाँ पे आई तो ऐसे ही चली गई, ना इधर गई ना उधर गई, कुछ इसमें इसके पाथ में कोई डेविएशन आया ही नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है अकर तो किया, बट जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो फिनोमेना अकर नहीं किया, इसलिए हमने जो इसी वजह से ये जो होता है, इसी फिनोमेना के वजह से हमने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक परफेक्ट डेफिनेशन भी अलग से निकाला था। वो डेफिनेशन में हमने ऐसा नहीं बोला था कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, उसमें हमने बोला था कि लाइट की जो है वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि कलर देती है लाइट को, और कलर थोड़ी लाइट का चेंज होता है, वो एक अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था अच्छे से, वापस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो नॉर्मल इंसिडेंस का देख लिया। अब एक और केस अगर हम लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे ही बेतुका केस है, आपको कभी अगर ऐसी सिचुएशन पूछ ली जाती तब आप खुद भी इसे आराम से कह देते कि हाँ ऐसा ही होगा। तो अगर ऐसा है कि आपको बाउंड्री दे दिया है, किसी सेमी मीडियम के बीच में बाउंड्री दे दिया है, मतलब ये मीडियम 1 है, या अलग भी मीडियम हो सकता है, बट उनका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है और n2 है, तो n1 जो है हमें दिया हुआ है कि n2 के इक्वल है, तो इसमें क्या होगा, रे ऐसे करके आएगी, ये ऐसे करके और ऐसे करके ही चले जाएगी, कैसे भी आए, नॉर्मल करा दो नॉर्मल ही जाएगी, ऐसे करा दो ऐसे ही जाएगी, यहाँ से अगर आई है तो भी ऐसे ही जाएगी, यहाँ से अगर आई है तो भी ऐसे ही जाएगी, मतलब मीडियम में ही, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही कोई चेंज नहीं आ रहा है। स्नेल्स लॉ से अगर देखो एनालाइज करो तो यहाँ पे मान लो कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, वैसे तो इक्वल होगा, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से कह सकते हो कि ऑलरेडी पता चल गया है कि ये इक्वल है, लेकिन मान लो कि हमको ये पता नहीं था कि ऐसा होता है, तो क्या हम लिखते हैं, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, n1 n2 कैंसिल हो जाता, यहाँ पे sin i इज इक्वल टू sin r आ जाता। sin i इज इक्वल टू sin r का मतलब क्या है, i इज इक्वल टू r। तो अगर हमको नहीं भी ये पता होता कि ऐसा होता है, किसी भी दो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो रे जैसी होती है वैसी ही चली जाती है, मतलब जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, तो हम बता पाते। तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं ऑकर करेगा। पिछला जो केस था नॉर्मल इंसिडेंस का, नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन हो रहा था,
बेंडिंग नहीं हो रही थी, रिफ्रैक्शन हो रहा था। बट इस केस में जो है बेंडिंग भी नहीं होगी और रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिफ्रैक्शन, वो भी आप समझ गए, क्योंकि N1 N2 सेम है, तो उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब मीडियम एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्टिकली सेम ही है, तो इसलिए रिफ्रैक्शन ही नहीं occur होगा ये केस में। तो ये केस जो है, आप जो पिछले दोनों केस थे उन्हें आप केसेस ऑफ नो बेंडिंग में ले सकते हो, और ये उसका भी एक स्पेशल केस है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ऐसे आप कह सकते हो। तो अगर हमको पता नहीं भी रहता कि ऐसा होता है, तो हम स्नेल्स लॉ से भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ये तो प्योर लॉजिक है, लॉजिक लगा के भी आदमी ये कह सकता है। अब आज का वीडियो जितना कंसर्न था उस हिसाब से तो हमें यही डिस्कस करना था, अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। बट अगर फिर भी आप चाहो तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे अगले क्लास में तो हम क्या डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब डिस्कस करेंगे। वो क्यों हम डिस्कस करेंगे, पहली बात तो वो ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो आप 10th क्लास में दोगे, जैसे NTSC है, NSTSC है, उसमें उसका बहुत यूज़ आता है। उसके ऊपर 2-3 चीज़ें भी होती है, जैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ आता है, तो वो तो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो वो सब आपके बोर्ड्स में नहीं है, वो है 12th में आता है। ये ग्लास स्लैब का केस तो आप ले सकते हो, उसमें कुछ बोर्ड का नहीं है, बट ये जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और भी होता है, अपरेंट डेप्थ, ये वो सब तो ये आता नहीं है वैसे तो। हमारे बोर्ड्स में 10th के सिलेबस में है ही नहीं, बट NTSC इन सब में पूछ लिया जाता है। तो वो क्यों पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि जो सामने वाला है वो उतनी नॉलेज खुद भी रखता होगा कि उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो उसको सामने अगर वैसी सिचुएशन दे दे तो वो खुद से टैकल कर सकता है। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, अब सामने वैसी सिचुएशन दे दी तो हमारा दिमाग पूरा ये हो जाता है, ये क्या हो गया। तो इसलिए हम थ्योरी ऑलरेडी डेवलप करके रखेंगे, तो हम लोगों से आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी वो चीज़ें पता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ जो नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो एक तरीके से सबूत है रिफ्रैक्शन का। तो अभी तक तो हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है रिफ्रैक्शन की वो थी, लेकिन रिफ्रैक्शन अब लोगों को पता चला होगा। लोगों को पता कैसे चला होगा, उन्होंने नेचुरली कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की रहेंगी, तब उसके ऊपर बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया होगा, फिर उसकी थ्योरी इतनी सारी जो हमने अभी तक पढ़ी है वो निकाली होगी। तो हम तो थ्योरी पहले पढ़ते हैं और बाद में हम चीज़ों को देखेंगे कि नेचुरली क्या होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, हम अच्छे से चीज़ों को और ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो जैसे अगर आप देख लो, एक एग्जांपल के टाइप में मैं अगर कह दूँ, तो ऐसे करके मानो कोई यहाँ पे कोई बीकर है, इसमें आपने कोई ऐसे करके पेंसिल लेटा दी, पेंसिल या स्टिक, कुछ भी ऐसे करके रॉड टाइप का ऑब्जेक्ट आपने इसमें लेटा दिया। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बेंडेड और थोड़ा सा इसका जो ये ऊपर नज़र आता है। अगर ये मान लो कि ये नीचे हुआ तो भी हल्का सा समझो ये पार्ट जो इसका ये यहाँ पे है, कुछ H हाइट पे है, तो ये ऊपर नज़र आएगा थोड़ा सा, ये कुछ H डैश हाइट पे नज़र आएगा। यहाँ से हम ले रहे हैं हाइट, H हाइट है पूरा, ये पूरा नीचे इसके था, तो ये H हाइट पे असली में है, रियली ये क्या है, रियल डेप्थ है इसका, रियल डेप्थ है। लेकिन ये जो है क्योंकि रिफ्रैक्शन अकर हुआ है उसके वजह से ये ऊपर दिखता है, इसे हम कहते हैं अपरेंट डेप्थ। आपने खुद भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, या अगर नहीं भी किया है, उतना आप उत्सुक नहीं हो, तो अभी क्या करना, कोई भी पेंसिल लेना या रॉड शेप का ऑब्जेक्ट लेना, पेन भी ले लेना चलेगा, कोई बात नहीं। एक ग्लास ले लेना, कांच का ग्लास होगा तो उसमें क्या करना, पेन को डालना, और कांच के आर पार देखोगे तो वो जो है थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा आपको, और थोड़ा सा जहाँ पे आपने रखा है उसे, उससे हल्का सा बेंडेड सा नज़र आएगा। खुद देखना, आप खुद ऑब्जर्व करोगे तो और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये क्यों होता है, ठीक है मान लिया कि रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ, लेकिन क्यों हुआ, तो देखो ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा हो गया। ये अपरेंट डेप्थ ये सब कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं बस आपको इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ। अभी तो मेरा ये भी नहीं था कि मैं अपरेंट डेप्थ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ, बट मैंने फिर भी यहाँ पे कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा कि
यहाँ से अगर हम डेप्थ मेजर करें तो वो थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है, बल्कि उसका रियल डेप्थ कुछ अलग होता है। तो मान लो कि इसका ये है, ये नीचे का जो सरफेस है वो यहाँ पे था, और यहाँ से लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, वो ऐसे करके देख रहा है इन सब चीज़ों को, इसको देख रहा है, आप ही हो मान लो ऑब्जर्वर, इस फिनोमेना को आप होते हुए देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है ना, तो वाटर है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हिंड्रेस बन जाएगा, यहाँ पे एक बाउंड्री बन जाएगी जिसके वजह से रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये बाउंड्री नहीं होती तो हमें चीज़ें सीधा सीधा दिखती, लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री आ गई है, मीडियम में चेंज आ रहा है, इसलिए हमें चीज़ें वैसी नहीं दिखेंगी। तो इससे मान लो इस वाले पार्ट से रॉड मान लो या पेंसिल जो भी, उससे ऐसे करके पहले हमने एक रे भेज दी, उस पर रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो रेज तो वो एमिट करेगी कुछ, खुद की ना हो, खुद की तो नहीं होगी, लेकिन जो भी आप बल्ब अगर घर में जला के रखोगे तो उससे आएगी, तो ऐसे करके जाएगी रे और वो सीधा निकल जाएगी, ठीक है, सीधा निकल जाएगी। और तो उसे पहले तो ये नहीं दिखेगा, अगर एक ही रे आएगी तो थोड़ी दिखेंगी। जब इमेज कब फॉर्म होती है, जब कोई भी दो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। रिफ्लेक्शन में भी आपने देखा था इमेज कब फॉर्म होता है, इमेज तब फॉर्म होता है जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह पे इंटरसेक्ट करें। अगर असली में वो इंटरसेक्ट नहीं भी कर रही हैं तो हम उन्हें बढ़ा के ये करवा देते हैं, उन्हें हम क्या कर देते हैं, पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, और एक्सटेंड करने से वो अपीयर टू मीट होते हैं, मतलब वहाँ पे लगता है कि वो मीट हो रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़ होगी। मान लो कोई रे इससे ऐसे निकली, ऐसे निकली, अब यहाँ पे खुद बोलो, यहाँ पे हमने एयर माना है और ये हमारा वाटर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने केसेस डिस्कस किए थे, ये क्या जा रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, डेंसर टू रेयरर जाएगा तो जाता तो ऐसे है ना, सीधा जाता, बट क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर ऐसे करके चला जाएगा। और यही वजह है क्योंकि ये जिसकी वजह से ये अपने रियल डेप्थ से ऊपर दिखता है, यही वजह है, इसलिए ये ऊपर दिखता है। तो यहाँ से ऐसे करके हम इसे जब एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कर ही सकते हो आप रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे को मीट करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से ऐसे हुआ, ये इंसिडेंट रे थी, इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इसे भी एक्सटेंड करोगे तो इसके अलॉन्ग ही आएगा। तो ये दोनों मीट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए जो है ये यहाँ पे है ओरिजिनली, बट ये दिखेगी यहाँ पे। ये मान लो कि कोई कॉइन है, रॉड का चक्कर छोड़ो, कंफ्यूजन ना हो, तो मान लो ये कोई कॉइन है, ये थी तो यहाँ, लेकिन ये दिखेगी यहाँ क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन अगर होता ही नहीं कोई नेचुरल फिनोमेना तो ये होता ही नहीं, मीडियम में अगर कोई चेंज ही नहीं आता तो ये फिनोमेना होता ही नहीं, चीज़ें ऊपर नीचे दिखती ही नहीं। तो होप करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे अगर आप देखो तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे हमने कोई कैमरा रख दिया, मान लो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ऐसे दिखाते हैं, तो इस बार क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर वाटर में है, ऑब्जर्वर वाटर में है। इस वाले केस में क्या था, ऊपर जो हमने केस लिया उसमें ऑब्जर्वर एयर में था और चीज़ें वाटर में थी। तो इस केस में क्या होता है, अपरेंट डेप्थ हो जाता है, अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और ये जो है इसमें क्या आ जाता है, अपरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें क्या होती है, चीज़ें अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो वो ऊपर दिखने लगती है, ठीक है। वो कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे कोई बर्ड है, ऐसे करके, पूरा तो बर्ड नहीं बनाऊँगा अभी मैं, यहाँ पे कोई बर्ड है, ये छोड़ो, ये यहाँ पे कोई बर्ड है, ठीक है, इस पे से कोई तो रे रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, सन से रेज आएंगी तो रिफ्लेक्ट करेंगी, तो आप जानते ही हो कि उससे रेज हर डायरेक्शन में निकलेगी। तो मान लो कोई रे हम ऐसे भेज दें, यहाँ से ऐसे भेज दे, और ये यहाँ पे क्या कर रही है, नॉर्मली इंसिडेंस कर रही है, तो क्या जाएगी, सीधी चली जाएगी, ऐसे कैसे ही चली जाएगी। तो ये ऑब्जर्वर के आँख पे पड़ेगी रे, पर उसको इमेज नहीं दिखेगी। इमेज कब दिखेगी, इमेज तो तभी दिखेगी जब दो रेज मीट करेगी। तो मान लो किसी रे को भेज दिया ऐसे करके,
ऐसे करके भेज दिया। तो इस बार क्या हो रहा है, ये जो रे है ये कहाँ से जा रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है। तो रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाओ तो ऐसे करके होगा कुछ, है ना। तो रेयरर टू डेंसर जा रही है तो क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे कुछ बेंड हो जाएगी, है ना। तो हमने जो पिछला केस डिस्कस किया उसमें तो रे ऐसे बेंड हो जा रही थी, नॉर्मल से दूर जा रही थी, बट इसमें क्या कर रही है, नॉर्मल के पास आ रही है। वो क्यों हो रहा है, अभी हमने सीखा ही था। तो अब आप क्या करो, इसे एक्सटेंड करो इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये तो इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा। और फिर आप क्या करो, इस वाले को एक्सटेंड करो, ये वाले को एक्सटेंड किया तो ऐसे ऐसे करके यहाँ कहीं मीट करेगी। तो ये मान लो ये बर्ड है बर्ड मान लो इसे। तो ये बर्ड पहले कहाँ था, यहाँ पे था, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है और ऑब्जर्वर हमारा दूसरे मीडियम में है, तो इसलिए जो है वो बर्ड ऊपर दिख रहा है। तो अगर हम बोले कि ऑब्जर्वर से जो इसकी दूरी थी या इस इंटरफेरेंस से जो इसकी दूरी थी, वो इनिशियली जो थी, ओरिजिनली जो थी, वो h थी। इसे हम क्या कहते हैं, रियल हाइट। लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन होकर हुआ इसलिए ये ऊपर दिखने लगा, और इसे हम कहते हैं एपरेंट हाइट। तो एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ में फ़र्क समझ में आया होगा। एपरेंट हाइट कब होता है, जब आप किसी ऑब्जर्वर जो है वो किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में हो, और उसका जो ऑब्जेक्ट जो वो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में हो, तब क्या होता है, एपरेंट हाइट जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर दिखने लगता है। वहीं पे एपरेंट डेप्थ में क्या होता था, जो ऑब्जर्वर है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि हम रेयरर मीडियम में होते हैं। अगर आप देखना चाहते हो ये वाला एपरेंट हाइट का केस, अगर आपको कभी खुद ऑब्जर्व करना है तो स्विमिंग पहले सीखनी पड़ेगी। स्विमिंग नहीं सीखोगे तो नहीं कर पाओगे। स्विमिंग पहले सीखो और क्या करो, स्विमिंग पूल जाओ, स्विमिंग पूल में नीचे जाओ और ऊपर किसी चीज़ को रहने बोलो। जैसे अपने पापा को बोलो कि ऐसे पापा पेंसिल दिखाओ मुझे, तो पेंसिल क्या होगी, आपको रियली में कहीं और होगी लेकिन लगेगी ऊपर है, और हल्का सा थोड़ा उसमें बड़ा सा भी दिखने लगेगा। ऐसी भी चीज़ें होती है। तो होप करता हूँ ये तो आपको समझ में आया होगा कि इफ़ेक्ट क्या होते हैं रिफ्रैक्शंस के, जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में दिखते हैं। तो आज का लेक्चर मैं सोच रहा हूँ यहीं तक रखूँ। ये एपरेंट हाइट और ये जो है एपरेंट डेप्थ, ये सब जो हमने अभी देखा है ना, ये सब पे फ़िलहाल के लिए ज़्यादा ध्यान मत दो कि ये क्या है एपरेंट हाइट, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये सब अभी मत सोचो, हम बाद में ये निकालेंगे। मैंने तो आपको ताकि इसका फ़ील आ जाए अच्छे से, इसलिए अभी बस ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि ऐसा होता है। जो हाइट रियली में नहीं होती है, जो वर्चुअल हाइट होती है, वो दिखने लगती है। और हाँ, यहाँ पे वैसे तो समझ ही गए रहेंगे सब, लेकिन यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी ना। और वर्चुअल इमेज को दिखने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे भी दिख जाती है, इसलिए यहाँ पे दिख रही है। रियल इमेज अगर होती तो हमें स्क्रीन लगाना पड़ता देखने के लिए। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी समझ गए रहेंगे, क्योंकि रेज जो है एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, इसलिए जो है रियल इमेज नहीं बन रही है। रेज को हमें एक्सटेंड करवाना पड़ रहा है, इसलिए क्या है, वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो होप करता हूँ ये तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको फील भी आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, कैसे होता है, और है ये कोई नेचुरल फिनोमेना तो कैसे है, कैसे लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा इसे। तो इससे आप क्या कर सकते हो, खुद भी इसे ऑब्जर्व कर सकते हो खुद के सराउंडिंग्स में। तो बस यहाँ तक ही रखना चाहूँगा। वापस मैंने बहुत बकवास कर दी मतलब लास्ट में। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।